हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनलाइट स्टडी साइंस। पूरा एक साल लग गया मेरे को इस चैनल पर वापस आने में। खैर छोड़ो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दोस्तों, जब लोहे पर जंग लगती है या दूध से दही बनता है तो असल में वो केमिस्ट्री हो रही होती है, और आज हम इन्हीं चेंजेस को इक्वेशंस में लिखना सीखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो ये जो चैप्टर है वो काफ़ी छोटा और सिंपल चैप्टर है। इससे एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो हम अभी अपना मेन फोकस उन्हीं टॉपिक्स पर रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले हमें जानना है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो जब कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है स्पेशल कंडीशंस में, तब वो H2O यानी कि वाटर फॉर्म करती है। तो आप देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि दो अलग अलग सब्सटेंस है, वो मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहले होते हैं रिएक्टेंट्स और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट्स। जिसमें रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, वहीं पर प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। इसे आप ऐसे समझो, जैसे मान लो ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि वो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, जबकि H2O यानी कि वाटर जो फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट है क्योंकि ये रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम केमिकल्स को इक्वेशन की फॉर्म में रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखो हम इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इसको हम कहेंगे कि केमिकल इक्वेशन एक ऐसा शॉर्ट तरीका होता है जिसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, H2 + O2 गिव्स H2O। यहाँ पर आप देखो कि हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर को तीनों को उनके सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, उन्हीं को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आए समझ में? तो अब जो अगला टॉपिक है उससे मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 मार्क्स का कुछ ना कुछ तो एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। तो अगला टॉपिक है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो पहले नाम से समझो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब ऐसी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस है, सिंपल। तो हम लिखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में एटम्स का नंबर सेम होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इक्वेशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है। तो इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है। तो एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसके अकॉर्डिंग मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड रखने के लिए सभी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में नंबर ऑफ एटम बराबर होने चाहिए, तभी कोई इक्वेशन बैलेंस होती है, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये सब देखने के बाद अब हम फाइनली ये देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो इन्हें बैलेंस करने के काफ़ी तरीके होते हैं। आपके एनसीईआरटी में केमिकल इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया गया है, जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स को बार बार एडजस्ट करके बैलेंस करते हैं जब तक दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स ना हो जाए। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड होता है जो कि ज़्यादा साइंटिफिक और इफेक्टिव है। तो देखो, इसका एक सिंपल सा रूल होता है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना है, मेटल्स के बाद आपको नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और सबसे लास्ट में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। और आपको यही प्रोसीजर तब तक रिपीट करना है जब तक ये पूरी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाती। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। जैसे आप इस रिएक्शन को देखो, इसमें कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड मिलकर कॉपर और SO2 फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले हम रिएक्शन में क्या बैलेंस करेंगे? मेटल बैलेंस करेंगे। तो देखो, रिएक्टेंट्स में मेटल क्या है? कॉपर है। तो अगर रिएक्टेंट्स में 4 एटम्स हैं, 2 इसके पास हैं, 2 इसके पास हैं, ठीक है, तो यानी कि टोटल 4 है। और इधर प्रोडक्ट्स में कॉपर का केवल एक ही एटम है। तो क्या करना है? सिंपली हमें इधर 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारा कॉपर बैलेंस हो गया कि इधर भी 4 एटम हो गए और इधर भी 4 एटम हो गए। अब कॉपर के बाद हमें किसको बैलेंस करना है? ऑब्वियसली नॉन मेटल को। रूल के हिसाब से तो नॉन मेटल को करेंगे ना। तो अब देखो, नॉन मेटल क्या है? यहाँ पर सल्फर है। तो अब आप देखो कि रिएक्टेंट वाली साइड में सल्फर के पास कितने एटम है? एक एटम है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर का केवल एक ही एटम है।
और अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में तो इधर भी सल्फर का बस एक ही एटम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों तरफ बराबर बराबर एटम है, सिंपल है। तो ये भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट में बचा ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट्स की साइड ऑक्सीजन का एक एटम दिया है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 2 एटम दिए हैं। तो अगर हम इधर कॉपर में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि ये 2 का पूरे में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, पूरे में ही करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसकी वजह से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो हमारा कॉपर जो पहले बैलेंस था अब वो 2 के मल्टीप्लाई की वजह से अनबैलेंस हो गया। तो हमने केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि हमें ये प्रोसीजर तब तक रिपीट करना है जब तक पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो जाती। तो देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन की बारी आती है, लेकिन हाइड्रोजन इस रिएक्शन में है नहीं। तो हम दोबारा से आएंगे मेटल के ऊपर। तो आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में 6 एटम्स है कॉपर के, और अगर हम 4 की जगह 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉपर में तो हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो देखो ये बन गई हमारी पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड भी देखो और राइट हैंड साइड भी देखो, तो दोनों इक्वेशन देखो बैलेंस है, इसमें भी बराबर एटम्स हैं और इसमें भी बराबर एटम्स हैं। तो आपको किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बस सिंपली इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, और जब तक पूरी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाती तब तक आपको इसी सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है। आए समझ में? अब आपकी स्क्रीन पर आपको 2 केमिकल रिएक्शंस दिख रही होंगी। ये दोनों रिएक्शंस या ये दोनों केमिकल इक्वेशंस को आपको खुद से बैलेंस करना है। ये दोनों केमिकल इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं। पहली वाली 2023 में आई थी और दूसरी वाली 2025 में आई है। तो आपको इन दोनों रिएक्शंस को खुद से बैलेंस करके देखना है, और हाँ साथ में और भी इसी तरीके की केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके ट्राई कर लेना। तो चलिए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनके सबके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि कोई भी रिएक्शन हुई है। जैसे सबसे पहला रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व हो सकती है। दूसरा टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या तो हीट रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है। तीसरा रिएक्शन के बाद कलर में भी चेंज देखने को मिल सकता है। और चौथा चेंज जो कि हमें रिएक्शन के दौरान देखने को मिल सकता है वो है कि हमें कभी कभी रिएक्शन में नए इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फॉर्म्स होते हुए दिख सकते हैं, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो मेनली ये 4 तरीके के हमें कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, यानी कि ऐसे कुछ साइन या चेंजेस दिखते हैं जिनसे हमें ये कंफर्म पता चल जाता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, डेफिनेटली हुई है। इसके अलावा कुछ कुछ रिएक्शंस में लाइट या साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, तो ये भी एक साइन है। नेक्स्ट हमें देखना है केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को। तो केमिकल रिएक्शंस टोटल 5 टाइप की होती हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो जो मैग्नीशियम रिबन होती है वो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है। तो इस रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, जो कि काफ़ी ब्राइट लाइट होती है। इसमें वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म होता है। वॉच ग्लास में इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और हीट रिलीज होने के कारण ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक सिंपल ये समझो कि एक्सोथर्मिक मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट ज़्यादा निकलती है उन्हें एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जो हीट एब्जॉर्ब करती है उन्हें एंडोथर्मिक कहते हैं। तो ये बस इतना ही पता होना चाहिए, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें देखने 2 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि हम मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है कि कई बार मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, तो उसी को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को हमारी आंखों से दूर क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर है कि मैग्नीशियम रिबन को आंखों से दूर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन, वो काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है और इस रिएक्शन में डेजलिंग वाइट लाइट निकलती है, जिसकी वजह से हमें कुछ टाइम के लिए दिखना बंद हो जाता है, और इसी वजह से हम मैग्नीशियम रिबन को अपनी आंखों से दूर रखते हैं। सिंपल है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा क्विकलाइम इन वाटर। तो इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और साथ में काफ़ी सारी हीट भी रिलीज होती है। यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसे क्विकलाइम कहा जाता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे स्लैक्ट लाइम कहा जाता है। इस रिएक्शन के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होती है। जो क्विकलाइम होता है वो वाटर के साथ काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर लेता है, और इस रिएक्शन में वाटर को धीरे धीरे ऐड किया जाता है आराम आराम से, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है।
इसके साथ ही जो क्विक लाइम है वो सीमेंट बनाने में यूज़ होता है। और ये जो स्लैक लाइन फॉर्म होता है वो दीवारों की वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। ये कैसे होता है? तो देखो, जो स्लैक लाइम होता है वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे रिएक्ट कर लेता है, और फिर ये स्लैक लाइम CO2 के साथ मिलकर CaCO3 बनाते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वॉल्स पर शाइनी सरफेस आती है। आप लोगों ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जब दीवारों पर वाइट वॉश होता है तब स्टार्टिंग में वो काफ़ी डल दिखती है, लेकिन 2 या 3 दिन बाद जब ये रिएक्शन हो जाती है तो दीवारें एकदम शाइन करने लगती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अदर एग्जाम्पल हो जाएंगे बर्निंग ऑफ कॉइल या फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद हमें समझना है दूसरी टाइप की केमिकल रिएक्शन को, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। और अब आप सोचो कि अगर कोई भी रिएक्टेंट जो कि ब्रेक हो रहा है तो टूटने में कोई ना कोई एनर्जी तो इन्वॉल्व होगी ही होगी। इसीलिए एनर्जी के बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है, जो कि है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरी है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन को। तो देखो, नाम से समझो, थर्मल का मतलब होता है हीट। मतलब हीट की हेल्प से जब कोई कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सिंपल, आए समझ में? तो यहाँ इस क्लास में इसके 2 मेन एग्जाम्पल्स हैं जिनसे मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, बोर्ड्स में आपसे ये डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, बल्कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाएगा। तो चलिए नज़र डालते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के पहले एग्जाम्पल पर। तो जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होते हैं। इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है वो फेरिक ऑक्साइड जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन में जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स जो कि ग्रीन कलर के होते हैं वो हीटिंग करने पर पहले अपने वाटर के क्रिस्टल्स को लूज करते हैं, जिससे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर ग्रीन से वाइट कलर हो जाता है और फर्दर हीट करने पर ये क्रिस्टल फेरिक ऑक्साइड यानी कि रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पूरी रिएक्शन कुछ ऐसी दिखती है। साथ में इस रिएक्शन के दौरान चॉकिंग स्मेल आती है SO2 की। चॉकिंग का मतलब होता है घटिया स्मेल, पूरा मूड खराब हो जाए। और इसके साथ जो SO2 और SO3 हैं वो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं और ये एसिडिक होते हैं नेचर में। तो आपको इस रिएक्शन के सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है जब लीड नाइट्राइट को हीट किया जाता है तो लीड नाइट्राइट जो कि वाइट कलर का होता है वो लीड ऑक्साइड जो कि येलो रेसिड्यू के फॉर्म में होता है उसमें और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि जब ये रिएक्शन होती है तब क्रैकिंग साउंड आता है। जो NO2 फॉर्म होती है वो ब्राउन फ्यूम्स में फॉर्म होती है जिसकी इरिटेटिंग सी स्मेल होती है। लीड ऑक्साइड येलो रेसिड्यू की फॉर्म में होता है, मतलब इस रिएक्शन में लीड नाइट्रेट जो कि वाइट कलर का होता है वो येलो लीड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आप अपना फोकस केवल इस वीडियो पर रखो। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन किया जाता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जब H2 यानी कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो ये कैसे होता है, तो चलो अब हम इसे देखते हैं अच्छे एनिमेशन की मदद से। तो इसके लिए हम एक इंसुलेटिंग बीकर लेंगे और उसमें 2 ट्यूब्स डाल देंगे जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे और इनको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। तो जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो ऑक्सीजन होगी वो एनोड पर जो कि पॉजिटिव एंड होता है और हाइड्रोजन कैथोड पर जो कि नेगेटिव एंड होता है उस पर डिपॉजिट हो जाएंगी। तो आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर डिपॉजिट हो जाती है और ऑक्सीजन एनोड पर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में आए समझ में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो होता है 2:1 और बात करें इन दोनों गैसेस के मास रेशियो की तो वो होता है 1:8। आपको ये दोनों रेशियो अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखनी है। अब हमें ये देखना है कि क्या होता है जब बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के पास लाया जाता है। तो जब बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन या कैथोड पर लाया जाता है तो पॉप साउंड निकलता है और कैंडल बुझ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन खुद तो कंबसेबल होती है, मतलब खुद तो जल जाती है, पर कंबसन में सपोर्ट नहीं करती। वहीं पर जब बर्निंग कैंडल को एनोड पर ऑक्सीजन के पास लाया जाता है तो कैंडल और अच्छे से जलने लगती है
क्योंकि ऑक्सीजन खुद नहीं जलती लेकिन कंबसन को सपोर्ट करती है। इसके साथ आपको ये याद रखना है कि प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसलिए जो प्योर वाटर होता है उसमें एसिड्स की कुछ ड्रॉप्स ऐड की जाती हैं जो कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स काम करती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है वाटर में। इलेक्ट्रोलाइटेड डिकम्पोजिशन के बाद अब हम समझते हैं फोटोलाइटेड डिकम्पोजिशन को। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब सनलाइट। तो सनलाइट की हेल्प से जो डिकम्पोजिशन होता है उसे हम फोटोलाइटेड डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब सिल्वर क्लोराइड से सनलाइट को पास किया जाता है तो वो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ग्रे सिल्वर में और येलोइश ग्रीन क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। और ऐसे ही जब सिल्वर ब्रोमाइड से जब सनलाइट पास होती है तब वो सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट से दूर क्यों रखते हैं। तो इसका आंसर हमने अभी अभी समझा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें बोटल्स में स्टोर किया जाता है, वो भी ऐसी बोटल्स में जिन्हें ब्लैक कलर से पेंट किया गया हो ताकि उनमें बिल्कुल भी सनलाइट ना जा पाए और वो सनलाइट से दूर रहें बिल्कुल। अब हम आते हैं तीसरे टाइप के केमिकल रिएक्शन के ऊपर, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब कोई ना कोई आयन या एटम अपनी जगह को बदल रहे हैं। तो इन रिएक्शंस में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई, जैसा कि रियल लाइफ में ही होता है। आप देखते हो कि रियल लाइफ में भी जो पावरफुल लोग होते हैं वो कमजोर को हटाकर उनकी पोजीशन ले लेते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, रियल लाइफ में तो हमें पता चल जाता है कि कौन पावरफुल है कौन वीक है, लेकिन केमिस्ट्री में कैसे पता चलता है कि कौन सा एटम पावरफुल है और मोर रिएक्टिव है, या फिर कौन सा एटम लेस रिएक्टिव है या वीक है। तो इसके लिए हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें एलिमेंट्स दिए होते हैं। उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर ही इनमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर दिए होते हैं और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उनसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स दिए होते हैं, जैसा कि आप इस सीरीज में देख सकते हो। तो आप नोटिस करोगे कि इस टेबल में सबसे टॉप पर है पोटाशियम, मतलब पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। पोटेशियम के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है रिएक्टिविटी के मामले में वो होता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके नीचे आता है मैग्नीशियम। तो आपको ये पूरी सीरीज अच्छे से याद करनी है जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट किसे डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड से। चलो अब अपन इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो और अच्छे समझ आएगा। तो देखो, जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से और फेरस सल्फेट फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट जिसका कलर पहले ब्लू था वो फेरस सल्फेट फॉर्म होने की वजह से लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और जो कॉपर होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। इससे हम एक एक्सपेरिमेंट से और अच्छे समझेंगे। तो ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में ही दी हुई है। हमें एक ट्यूब लेनी है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हो। तो उस सॉल्यूशन में हम एक आयरन नील को डिप करेंगे तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ब्लू कलर से इस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा और जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है वो आयरन नेल पर ही डिपॉजिट होने लगेगा, जिससे उस आयरन नेल का कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अब आपको इसमें बताना है कि क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो रिएक्शन दी हुई है Zn + H2SO4 गिव्स, पता नहीं, यही हमें निकालना है। तो आप देखो कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब ये है कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन निकलेगा वो कलरलेस और अडोरलेस होगा, मतलब ना उसका कोई कलर होगा और ना ही उसकी कोई स्मेल होगी। और ये हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद पॉप साउंड के साथ बर्न होती है और ये बर्निंग कैंडल को भी बुझा सकती है क्योंकि हाइड्रोजन गैस खुद तो जल सकती है लेकिन ये कंबसन को सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब किसी रिएक्शन में दो कंपाउंड्स के आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं ये एक रिएक्शन है AB + CD गिव्स AC + BD। तो इस रिएक्शन में आप देखिए कि इन दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हुआ है। आपको ये बात भी याद रखनी है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के बीच में सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होता है। इस रिएक्शन में एटम्स का या कंपाउंड्स का एक्सचेंज नहीं होता है। आपकी क्लास में इसके दो एग्जाम्पल से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स पर। तो जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और इस रिएक्शन में ये SO4 जुड़ जाता है बेरियम से और ये क्लोराइड जुड़ जाता है सोडियम से और इस रिएक्शन में BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। तो इस रिएक्शन में ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड पहले कलरलेस होते हैं और जब ये रिएक्शन हो जाती है
तो BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट वो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेरियम सल्फेट जो कि इस रिएक्शन में फॉर्म होता है उसका कलर क्या होता है। इसके अलावा ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और बात करें कि ये प्रेसिपिटेट ही आखिर क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट वो सॉलिड सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन से अलग होकर नीचे सेटल हो जाता है, जैसे कि इस रिएक्शन में हो रहा है। मोस्टली प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, जिसमें कि लीड नाइट्राइट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और लीड नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करते हैं, जिसमें लीड नाइट्रेट जो होता है वो येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट हमें देखना है हीट इन रिएक्शंस को, मतलब कि हीट का केमिकल रिएक्शंस में क्या रोल होता है। तो हीट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस दो टाइप्स की होती हैं, पहली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन जिसमें फूड से एनर्जी रिलीज होती है, या फिर जब नेचुरल गैस रिलीज होती है तब भी काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे ही किसी रिएक्शन में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि किसी भी कंपाउंड के डिकम्पोजिशन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, बल्कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, तो आपको उनके लिए रेडी रहना होगा। नेक्स्ट हमें समझना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, या फिर इन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे होते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में तीनों में से एक भी काम हो रहा हो तो हमें समझ लेना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कहा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की, तो ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हाइड्रोजन ऐड होता है या ऑक्सीजन रिमूव होता है, या फिर इन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उन्हें रिड्यूस्ड कहा जाता है। इसके साथ जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती हैं तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस रिएक्शन को देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक्स प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उससे ऑक्सीजन लूज हो रहा है। वहीं पर इस रिएक्शन में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, मतलब कार्बन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो इस रिएक्शन में आप देखिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रही हैं, इसलिए ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। आए समझ में। इसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि ऐसा एजेंट जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है या जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप इसे ऐसे समझिए कि एजेंट का काम होता है काम करवाना। ऐसे ये जो एजेंट्स होते हैं वो अपोजिट में काम करवाते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शंस करवाता है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है। आगे हमें देखना है कॉपर के ऑक्सीडेशन को। तो हम जानते हैं कि कॉपर जो है वो रेडिश या ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है और इसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन के बाद क्या कलर होता है, और अगर हम चाहें तो इस ऑक्सीडाइज्ड कॉपर को रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसके लिए बस हमें कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड करना है, जिससे ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाती है और वाटर फॉर्म हो जाता है और कॉपर अकेला हो जाता है और उसका कलर भी ब्लैक से दोबारा रेडिश या ब्राउन हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें हमें सबसे पहले समझना है कोरोजन को। तो जब भी कोई मेटल अपने सराउंडिंग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जैसे कि एयर, वाटर वेपर या कोई भी केमिकल के कांटेक्ट में जब भी कोई मेटल आता है तो मेटल जो होता है ना वो खराब होने लगता है, यानी कि कोरोड हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। आयरन के केस में कोरोजन को रस्टिंग कहा जाता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जंग लगना। रस्टिंग के केस में आयरन जो है वो धीरे धीरे पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। रस्टिंग में आयरन का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, तो उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो जिस तरह आयरन के केस में कोरोजन को रस्टिंग कहा जाता है, उसी तरह से कोरोजन को कॉपर और सिल्वर के केस में
टार्निशिंग कहा जाता है। टार्निशिंग में कॉपर का कलर रेड से ग्रीन हो जाता है और वो डैमेज हो जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1886 में, जब फ्रांस ने इसे अमेरिका को गिफ्ट दिया था। और ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी 2025 में। तो आप इन दोनों फोटो में स्टैचू के कलर में चेंज देख सकते हो। ये कलर में चेंज कॉपर के साथ एक ब्लैक कोट फॉर्म होने लगती है। ये कलर में चेंज कॉपर की टर्निशिंग या कोरोजन के कारण हुआ है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है उस पर टाइम के साथ साथ एक ब्लैक कोट फॉर्म हो जाती है। ये ब्लैक कोटिंग सिल्वर पर कोरोजन के कारण ही होती है। इसके साथ कोरोजन जो है वो ऑक्सीडेशन का भी अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि आप देखिए कि इस प्रोसेस में मेटल पर ऑक्सीजन अटैक करता है या कहें कि वो मेटल पर जुड़ जाता है, और यही तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में होता है। कोरोजन के बाद हमें समझना है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ऑयल फैट्स होते हैं, जब वे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वे खराब हो जाते हैं। मतलब उनकी स्मेल और टेस्ट बदल जाती है। जैसे हम कोई चिप्स खाते हैं तो अगर हम उन चिप्स को हवा में खुला रख दें तो वो एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से खराब हो जाते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ चिप्स में नहीं बल्कि कोई भी फूड मटेरियल जिनमें ऑयल या फैट्स होते हैं उनमें होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि घरों में जो सब्जी बनती है वो भी कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती है जब वो डायरेक्ट एयर या सनलाइट के कांटेक्ट में आती है। फूड को रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं जिससे वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, या हम फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं, वो भी फूड आइटम्स को रेंसिडिटी से प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं जो कि एज ए ऑक्सीडेंट्स काम करती है और चिप्स को रेंसिडिटी से बचाती है। इसके साथ हम फूड को रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं उसको रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए। चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में हमें समझना है चेंजेस के बारे में। तो चेंज का मतलब होता है बदलाव। ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। आप सिर्फ सिंपली इतना याद रखें कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होते हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार ये हो जाए तो ये दोबारा रिवर्स नहीं होते हैं। वहीं पर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, मतलब ये एक बार हो जाए तो वो फिर से अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ जाते हैं। ये इन दोनों चेंजेस में बेसिक डिफरेंस होता है। वैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इस वीडियो में जिस पार्ट पर अच्छे से ध्यान देने को कहा है वहीं पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा इस चैप्टर के, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ मैंने इस चैप्टर का सारे स्टडी मटेरियल अपलोड कर रखा है। आप जाओ, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। साथ में आने वाले चैप्टर्स के ऐसे ही लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।